हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी फाइनल ईयर की क्लासेस स्टार्ट करेंगे और बीएससी फाइनल ईयर में भी हम सेकंड पेपर स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालाइज। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पहला टॉपिक लेंगे वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन लेंगे। ये अपने बीएससी फाइनल ईयर की मैथमेटिक्स में सेकेंड पेपर का पार्ट है। तो देखिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है। जिस प्रकार से ये एक्स है वो रियल वैल्यू का वेरिएबल है, ये आपकी रियल वैल्यू आपकी एक्स है जो रियल फंक्शंस का वेरिएबल है। तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम जेड से शो करते हैं। जेड होता है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है और इसको हम एक्स प्लस आयटा वाई लिखते हैं। और ये फॉर्म होती है आपकी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में आपकी ये जेड है वो आपकी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एक्स प्लस आइटा वाई होता है। और अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो पोलर फॉर्म में ये हो जाएगा आर कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा पोलर फॉर्म में। और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहलाते हैं जिसका हमने अलग अलग कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी। और z होता है वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। फिर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो किसी प्रकार, जैसे ये रियल वैल्यू x है तो x को हम किसी फंक्शन में रखते हैं f में, तो ये आपका इसमें आपकी एपेक्स आता है। यहां से x को उठाया और फंक्शन में रखा तो एपेक्स प्राप्त हुआ। और एपेक्स को मैं y लिखूं तो ये y इक्वल टू एपेक्स रियल वैल्यू फंक्शन है। तो और हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करेंगे तो इसी प्रकार से यहां से हम z लेंगे और फंक्शन में यहाँ पे रखेंगे तो आपके यहाँ पे एफ जेड आएगा और इस एफ जेड को ही w से व्यक्त करेंगे और ये w इक्वल टू एफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। ये w इक्वल टू एफ जेड कॉम्प्लेक्स फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए मान लीजिए कोई भी एफ जेड, ये आपके एफ जेड है वो z स्क्वायर प्लस 4z है और w लिख देते हैं। तो इसको मैं कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो z की जगह मैं x प्लस आइटा वाई लिखूं तो ये हो जाएगा आपकी x प्लस आइटा वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस आइटा वाई। ये हो जाएगा x स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आइटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के 2xy आइटा प्लस 4x प्लस 4y आइटा होगा। आइटा स्क्वायर होता है वो आपके -1 होता है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर और प्लस के 4x, ये तो आपके रियल पार्ट हो जाएगा। और इसमें से अगर मैं आइटा कॉमन ले लूं तो ये 2xy प्लस 4y हो जाएगा। ये तो आपके रियल पार्ट हो गया और ये आपके इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसे तो मैं लिख दूंगा uxy, क्योंकि ये जो रियल पार्ट है उसमें xy का फलन है तो ये आपकी u भी है वो xy का फलन हो गया। और यहाँ पे भी है आयटा vxy लिखूंगा। तो इस प्रकार से आपके कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन wfz आएगा वो uxy प्लस आयटा vy होता है, जहां पे ux भी x और y वेरिएबल है और vx में भी x और y वेरिएबल होंगे। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन लिखेंगे। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम बात करते हैं ये सिंगल वैल्यूड फंक्शंस एंड मल्टीप्लाइड वैल्यूड फंक्शंस। तो आगे बात करते हैं अब फंक्शन में बात करते हैं सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शंस, एक मानी और बहुमानी फलन। तो देखिए अगर आपके w इक्वल टू ऑफ z, यानी z कोई भी अगर मैं यहाँ पे ये 4 प्लस आइटा लिखूं और अगर इसका एक ही मान वैल्यू प्राप्त हो 4 प्लस आइटा, ये आपके यूनिक वैल्यू प्राप्त हो। अगर मैं यहाँ पे z अप्लाई करूं 4 प्लस आइटा और अगर यूनिक वैल्यू प्राप्त हो
तो इसको हम कहेंगे सिंगल वैल्यूड फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। और अगर मैं यहाँ पे ये w इक्वल टू एफ जेड है और यहाँ z इक्वल टू 4+3 आइटा वगैरह कैसा भी अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ और यहाँ से मुझे दो अलग अलग वैल्यू प्राप्त हो, यानी एक तो fz1 प्राप्त हो या z2 प्राप्त हो या fz3 प्राप्त हो, इस प्रकार से अगर मैं z की एक वैल्यू पुट करने से यहाँ पे मेरे को अलग अलग यहाँ पे वैल्यू प्राप्त होते हैं, मेरे को f1 ये अलग अलग हो प्राप्त हो, तो इस फंक्शन को हम w इक्वल टू एफ जेड को ही हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन या बहुमानी फलन कहेंगे, यानी एक वेरिएबल पुट करने से बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं, तो इसे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल की दृष्टि से देखें तो आपके जो w इक्वल टू 4z, w इक्वल टू 2z ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, और मल्टी वैल्यूड फंक्शन का अगर एग्जाम्पल पूछें तो वो हो जाएगा आपके fz इक्वल टू z⁴ ये आपके मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि इसके एक z के मान के लिए दो fz की वैल्यू प्राप्त होगी, तो इसे हम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। अब मल्टी वैल्यूड फंक्शंस भी अगर जैसे यहाँ पे z के दो मान होते हैं तो ये एक अपने आप में ये एक ब्रांच कहलाता है और ये सेकंड ब्रांच कहलाता है, तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे fz की मान रखने से इसके अलग अलग मान प्राप्त होते हैं तो ये एक ब्रांच अलग अलग ब्रांच हो जाएगी। तो जो ये पहला जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी, जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो पहले जो पहला मान जो आपके आएगा, जैसे मैं यहाँ पे z1/2 ये मेरा कोई भी फंक्शन fz है, तो इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखूं तो r⁴ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा √r⁴ तो यह थीटा के लिए आपके ये फंक्शन है ना, वो इस लाइन पे मान लीजिए ये r है तो ये θ1 है। अब इसका रिपीटेशन होगा, वो आपके ये थीटा 0 से 2π के बीच में इसकी वैल्यू ये प्राप्त होगी, और उसके बाद में 2π से 4π के बीच में ये दूसरा इसमें ये θ1 आएगा, ये θ2 आएगा, जिसमें ये दूसरा मान प्राप्त होगा। तो ये जो पहला मान आया आपके 0 से 2π के बीच में आया वैल्यू आए, उसे ही हम इसको हम प्रिंसिपल ब्रांच फंक्शन कहेंगे। इस प्रकार से आपके इसके दो मान आए ना, दो मान, एक तो इसके 0 से 2π के बीच में आया, इसको तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ब्रांच फंक्शंस कहेंगे, और जो ये इनिशियल लाइन है इस इनिशियल लाइन को ब्रांच लाइन कहेंगे, ब्रांच लाइन, और इस पॉइंट को मैं कहूंगा ब्रांच पॉइंट। तो इस प्रकार से किसी भी ये मल्टी वैल्यूड फंक्शंस के अलग अलग ब्रांच प्राप्त होगी, जो आपके पहले ब्रांच है वही आपके प्रिंसिपल ब्रांच फंक्शन होगी, और अलग अलग ब्रांच में हो जाएगी, वो अलग अलग ब्रांच होगी वो आपकी सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगी। ये अपने आप में इस अंतराल में 0 से 2π में सिंगल वैल्यूड होगी, ये आपके अगले में 2π 4π तक सिंगल वैल्यूड होगी, तो प्रत्येक ब्रांच होती है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। और जो आपके ये इनिशियल पॉइंट है वो ब्रांच पॉइंट है, और इनिशियल लाइन है वो आपकी ब्रांच लाइन कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन यानी सम्मिश्र फलन की सीमा। और हमने रियल वैल्यूड में जिस प्रकार से सीमा के बारे में, लिमिट के बारे में पढ़ा है, वहां पे हम ऐसा करते थे, लिमिट को एग्जिस्ट है या नहीं है वो करते थे, और लिमिट को फाइंड आउट भी करते थे। यहाँ दो बातें वहां पे भी करते रियल वैल्यू में भी, और दो चीजें यहाँ पे भी करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, या और एक लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं, उसकी चर्चा करते हैं। रियल वैल्यू में हम करते थे उसका LHL निकालते थे और RHL निकालते थे। अगर LHL और RHL इक्वल होता था और वो किसी ए फंक्शन पे
x इक्वल टू ए माइनस पे x टेंस टू ए प्लस पे ये वैल्यू निकालते थे, और ये अगर आपके f ऑफ a के इक्वल होता था तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट होती थी, लिमिट एग्जिस्ट होती थी। ये हम रियल वैल्यू के लिए करते थे। और लिमिट फाइंड आउट करते समय जब भी हम किसी की लिमिट फाइंड आउट करते थे x टेंस टू a के लिए, तो यहाँ पे आपके 0/0 नहीं बनना चाहिए, इंफिनिटी/इंफिनिटी नहीं बनना चाहिए। इस प्रकार की अगर फंक्शन बन जाते हैं 0/0, इंफिनिटी/इंफिनिटी बन जाते हैं, तो हम इसको डी हॉस्पिटल लगाते हैं, फैक्टर करते हैं और एक्सपेंशन करते हैं, और किसी प्रकार से 0/0 नहीं आए ऐसा हम कन्वर्ट करके इसको आप सॉल्व करके इसको ऐसा फंक्शन बना लेते ताकि इसकी कोई लिमिट की वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो इसी प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही करेंगे, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स ये जो आपकी लिमिट है वो एग्जिस्ट कब करेगी। तो एग्जिस्ट कराने के लिए मान लीजिए यहाँ पे ये आपकी कोई पॉइंट है जहाँ पे z0 पे आपको लिमिट एग्जिस्ट करानी है, यानी यहाँ पे लिमिट ऑफ z टेंस टू z0, यहाँ fz कोई ये fz का कोई फंक्शन है और z0 पर लिमिट एग्जिस्ट करानी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ LHL और RHL देखते थे, तो इसका भी LHL और RHL देखेंगे तो हम अलोंग x अक्ष के सापेक्ष पहले देख लेंगे, और जो इसकी राइट हैंड साइड में हो जाएगी, और LHL के लिए हम अलोंग आपके y अक्ष, अलोंग y एक्सिस देखेंगे, और यहाँ अलोंग x एक्सिस देखेंगे। तो इसके एक्सिस के अलोंग और y एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो ये आ जाएगी LHL और RHL तो आ जाएगी। और फिर हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट किसी पाथ से चेक करेंगे, तो जनरली हम यहाँ पे जो पाथ लेंगे वो यहाँ पे y इक्वल टू mx के अलोंग y इक्वल टू mx चेक करेंगे। तो अगर ये तीनों की लिमिट, इसकी लिमिट और इस तीनों की लिमिट अगर सेम आएगी तो आपके ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो आपको पहला क्या करना है, चेक करना है अलोंग x एक्सिस, जहां x एक्सिस के अलोंग चेक करेंगे तो उस कंडीशन में जो आपके ये z0 के इक्वल आएगा, उस कंडीशन में x और y वो टेंस करेगा x0 और y0 की तरफ जाएगा। ये जब इसकी तरफ जाएगा तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, जब इसके अलोंग x एक्सिस के सापेक्ष कर रहे हो तो लिमिट आएगी आपकी x टेंस टू 0, और यहाँ पे जो फलन है ये आपके fx आएगा वो x प्लस आयटा y आएगा। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे तो फंक्शन में x की जगह तो x ही रहने देंगे, मगर y की जगह यहाँ अगर आपके y0 है तो वो y0 पुट कर देंगे, जो भी y की वैल्यू है आएगी वो वैल्यू पुट करेंगे, और x की जगह तो x ही रहने देंगे, और x टेंस टू 0 ये अलोंग x एक्सिस के सापेक्ष चेक करेंगे और ये l प्राप्त होगा। सेकंड में हम अलोंग y एक्सिस करेंगे, उस कंडीशन में लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 करेंगे, और यहाँ पे x की जगह तो x का जो वैल्यू आई x0 रख देंगे और y की जगह y रहने देंगे, और अब ये लिमिट को निकालेंगे, वो मान लीजिए दूसरी लिमिट l आ जाएगी। और इसी प्रकार से हम आपकी तीसरी कंडीशन चेक करेंगे, अलोंग y इक्वल टू mx चेक करेंगे। तो इस कंडीशन में भी आपके लिमिट x टेंस टू 0 रहेगा, और यहाँ पे फंक्शन में x और y की जगह mx पुट कर देंगे, और इससे भी आपकी लिमिट l आ जाएगी। तो ये तीनों ही लिमिट आपके बराबर आ जाएगी। तो ये आपकी, अब मुझे ये लिमिट z माइनस आयटा z क्यूब प्लस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये दो काम कर सकते हैं, या तो मैं z की जगह मैं x प्लस आयटा y पुट करूं, और इस पूरे में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और फिर जो मेरी लिमिट बनेगी वो बन जाएगी लिमिट यहाँ पे x, क्योंकि z यहाँ पे माइनस आयटा है तो x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ y हो जाएगा -1, तो x टेंस टू 0 और y टेंस टू -1 हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे x प्लस आयटा y में कन्वर्ट कर दूँ इसको, तो अपनी लिमिट ये बन जाएगी। मगर ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस रहेगा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली z में ही लिमिट को निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लिमिट को फाइंड आउट करना है।
तो मैं डायरेक्टली वैल्यू अगर यहाँ पुट करूँ तो ये हो जाएगा आयटा क्यूब प्लस 1 अपॉन आयटा स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आयटा की पावर 4 जिसकी वैल्यू है -1 + 1, और ये -1 + 1 यानी 0 अपॉन 0 बन गया। तो इसका आपको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो अब या तो इसमें एल हॉस्पिटल नियम लगाइए, एल हॉस्पिटल नियम लगाए तो इसका न्यूमरेटर का जेड के सापेक्ष आउटलाइन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 आयटा जेड स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 जेड हो जाएगा, और यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे जेड टेंस टू माइनस आयटा, यहाँ पुट करेंगे तो ये 3 आयटा माइनस आयटा स्क्वायर प्लस 1 और ये 2 माइनस आयटा। तो यहाँ पे ये आयटा और ये आयटा स्क्वायर हो जाएगा आपकी -1, तो सॉरी यहाँ क्यूब है, नहीं 3 आयटा जेड स्क्वायर और इसका हो जाएगा 0, इसका 0, तो ये आया आपकी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपका रिजल्ट मिलेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 आयटा और आयटा स्क्वायर का मान -1 अपॉन ये माइनस के 2 आयटा, ये माइनस से माइनस कैंसिल, आयटा से आयटा कैंसिल, तो आपके 3/2 ये रिजल्ट आ जाएगा। एक तो ये तरीका है कि एल हॉस्पिटल लिमिट लगा दीजिए। ये दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्ट लिमिट लगाएं। दूसरा इसका ये लिमिट ऑफ जेड टेंस टू माइनस आयटा जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। अगर मुझे लिमिट लगानी है जेड टेंस टू माइनस आयटा, तो यहाँ पे आयटा मैं कॉमन ले लूंगा, तो जेड क्यूब प्लस 1 अपॉन आयटा आएगा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी मैं इसको माइनस आयटा स्क्वायर लिख दूंगा। अब यहाँ पे जेड से ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ जेड टेंस टू माइनस आयटा जेड क्यूब माइनस के ये आयटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो आयटा हो जाएगा अपॉन जेड स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ पे -1 को मैं आयटा स्क्वायर लिखूंगा तो ये आयटा क्यूब हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ जेड टेंस टू आयटा माइनस आयटा, ये आयटा यहाँ पे जेड क्यूब, और अगर यहाँ -1 रखूंगा तो ये प्लस का आयटा क्यूब हो जाएगा, जिससे मेरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ये जेड स्क्वायर माइनस आयटा स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आयटा ये हो जाएगा जेड प्लस आयटा, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के जेड आयटा प्लस आयटा स्क्वायर अपॉन जेड प्लस आयटा और जेड माइनस आयटा हो जाएगा। इसमें भी लिमिट ऑफ जेड टेंस टू माइनस आयटा, ये प्लस वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब अगर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये तो रहेगा आयटा, यहाँ हो जाएगा आयटा स्क्वायर और माइनस के आयटा इंटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपकी प्लस का आयटा स्क्वायर अपॉन ये जेड की जगह माइनस आयटा रखेंगे और यहाँ माइनस आयटा, तो यहाँ पे जेड की जगह जहां जहां माइनस आयटा रखा है यहाँ माइनस आयटा, तो यहाँ पे भी माइनस प्लस आयटा हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके आयटा, ये आयटा स्क्वायर तो 1, ये आयटा स्क्वायर आपके -1 और ये आयटा स्क्वायर -1 और ये आयटा स्क्वायर -1, और अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2 आयटा। तो फाइनली आपके ये हो गया माइनस के 3 आयटा अपॉन माइनस के 2 आयटा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया आयटा से, तो ये 3/2, यहाँ पे भी 3/2 आया और ये भी 3/2। तो इस प्रकार से आप लिमिट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड अपॉन जेड बार होल स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट को एग्जिस्ट करानी है। आपको पता करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है। तो एग्जिस्ट करने से पहले इसको हम क्या करेंगे, इसको जेड की जगह हम x प्लस आयटा वाई रख देंगे, तो अपना लिमिट हो जाएगी जेड टेंस टू 0, ये हो जाएगा x प्लस आयटा वाई का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट है तो x माइनस आयटा वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो लिमिट एग्जिस्ट करनी है तो इसका पहला रूल है z टेंस टू 0 अलोंग x एक्सिस, तो अलोंग x एक्सिस करेंगे उस कंडीशन में यहाँ पे तो आपके y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ x एंड y दोनों ही क्या करेंगे 0 0 रहेंगे, तो y तो 0 रख देंगे और x की जगह x ही रखेंगे, तो अपना लिमिट हो जाएगी x टेंस टू 0, y जहां है वहां 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर।
ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपके 1 आ जाएगा। अब हम सेकंड में z टेंस टू 0 along y एक्सिस, अगर y एक्सिस करेंगे तो यहाँ x की लिमिट, x क्या है 0, तो x को तो 0 करेंगे, जरूरी नहीं है x 0। यहाँ पे अगर z टेंस टू आयोटा होता तो यहाँ पे उस कंडीशन में x और y टेंस टू 0 और 1 होता, क्योंकि यहाँ पे अब पहले में अगर ये लिमिट होती z टेंस टू आयोटा होता तो यहाँ y इक्वल टू 1 रखते और फिर यहाँ पे काम करते, मगर अपना ये है नहीं, तो आप यहाँ पे z या y इक्वल टू 0 था तो हमने y रख दिया, यहाँ x इक्वल टू 0 है तो यहाँ x इक्वल टू 0 रखेंगे और लिमिट लगा देंगे, लिमिट y टेंस टू 0, ये x इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ, तो ये आ जाएगा आपकी आयटा y का स्क्वायर अपॉन माइनस आयटा y का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आयटा स्क्वायर का आयटा, ये तो कैंसिल हो गया, फिर ये रिजल्ट तो आपकी 1 आ जाएगा। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, तीसरा स्टेप में z टेंस टू 0 along y इक्वल टू mx, तो उस कंडीशन में हम लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपकी x की जगह तो x ही रहेगा और प्लस आयटा y की जगह mx आ जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस आयटा mx का होल स्क्वायर, तो ये लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा 1 प्लस आयटा m का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ से भी x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस आयटा m का होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट लगाने के लिए अपने पास x है ही नहीं, तो इसकी जो रिजल्ट आया आपकी 1 प्लस की 2 m आयटा प्लस आयटा स्क्वायर यानी माइनस 1 m स्क्वायर अपॉन 1 माइनस की 2 m आयटा और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का m स्क्वायर आएगा, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है x से, तो यहाँ पे इसकी और इसकी वैल्यू तो सेम आ रही है मगर इसकी वैल्यू अलग आ रही है, अतः यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो लिमिट z टेंस टू 0 नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूटी यानी सततता। अब ये मैथमेटिकल आपके लैंग्वेज है, सेटर डी कोई भी परिभाषित समिश्र चर यानी जेड का फलन आपको किसी डोमेन डी में और कोई भी वेरिएबल जेड का फलन एफ जेड, ये कोई भी फलन एफ जेड है, यहाँ पे कोई फलन एफ जेड है, मैं बिंदु z0 और इस z0 पर सतत कहलाएगा, ये यहाँ पे फलन सतत कहलाएगा यदि और केवल यदि स्विच धनात्मक संख्या, ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है एप्सिलॉन, वो एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव नंबर है के संगत आपके डेल इज ग्रेटर देन 0 इस प्रकार हो कि यहाँ एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट मोड ऑफ लेस देन एप्सिलॉन हो, तो आप जबकि आपके z माइनस जेड 0 लेस देन डेल हो, तो ये तो आपकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर आपको कंटिन्यूटी की परिभाषा है तो ये लिखना है, नहीं तो हम सवाल में हम ये यूज नहीं करेंगे। सवाल करते समय हम चेक करेंगे कि अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यू है, आपके फंक्शन एफ जेड कंटिन्यूस होगा कब, जब आपकी लिमिट ऑफ z टेंस टू z नॉट एफ जेड, इसकी जो लिमिट निकालेंगे z नॉट पे, वो लिमिट आपके एफ जेड फंक्शन के एफ जेड की वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो अगर ये आपके इक्वल होते ही हम कहेंगे कि ये जो एफ जेड है वो z नॉट पर कंटिन्यूस है। तो ये तो लैंग्वेज है। अब हम इसको एक एग्जांपल से करके देखते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शन आपके एफ जेड इक्वल टू दे रखा है जेड स्क्वायर, जहां पे जेड नॉट इक्वल टू आयटा और 0 जेड इक्वल टू आयटा, तो आपको एट जेड इक्वल टू आयटा पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या ये एट जेड इक्वल टू आयटा पे कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है, उसको चेक करने के लिए सबसे पहले तो हम एफ जेड की आयटा की वैल्यू निकाल देते हैं। आयटा वो आपके क्या रहेगा, आयटा पे तो ये 0 है तो ये 0 आ गया।
अब हम लिमिट निकालते हैं। लिमिट ऑफ z टेंस टू आयटा एफ जेड, वो आ जाएगा लिमिट ऑफ z टेंस टू आयटा एफ जेड, यहाँ पे ये रहेगा z स्क्वायर, तो इसकी अगर लिमिट निकालेंगे तो ये आएगा आयटा स्क्वायर, जो क्या आ रहा है माइन आयटा स्क्वायर रखेंगे तो -1 आ रहा है। तो ये आपकी लिमिट ये इसकी है और यहाँ पे 0 है, तो लिमिट ऑफ z टेंस टू आयटा एफ जेड नॉट इक्वल टू एफ आयटा, सो एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूअस एट z इक्वल टू आयटा। तो इस प्रकार से ये फंक्शन है वो z इक्वल टू आयटा पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस आयटा जेड नॉट इक्वल टू आयटा टू आयटा जेड इक्वल टू आयटा इज ए कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू आयटा। तो हमें इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को z इक्वल टू आयटा पे कंटिन्यूअस चेक करना है, यानी ये सिद्ध करना है कि कंटिन्यूअस है z इक्वल टू, तो कंटिन्यूअस होगा तो अपनी कंडीशन ये होगी कि आपके लिमिट ऑफ z टेंस टू आयटा एफ जेड इक्वल टू एफ आयटा, ये अगर इक्वल हो जाएगा तो मेरा मैं कह दूंगा ये कंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले तो हम लिमिट निकाल देते हैं। लिमिट ऑफ z टेंस टू आयटा एफ जेड, वो हो जाएगा लिमिट z टेंस टू आयटा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस आयटा अपॉन जेड माइनस आयटा। अगर यहाँ आयटा रखेंगे तो ये 0/0 बन जाएगा, यहाँ आयटा स्क्वायर रखेंगे तो -1 और ये +1 है तो +1, और यहाँ पे आयटा माइनस आयटा तो ये 0/0 बन गया। तो या तो इसमें डी एल हॉस्पिटल नियम लगाओ या फिर आप इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1 को मैं लिख दूंगा यहाँ पे लिमिट ऑफ z टेंस टू आयटा, ये z स्क्वायर और इस 1 को मैंने आयटा स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पे z माइनस आयटा आया, तो यहाँ पे लिमिट ऑफ z टेंस टू आयटा, इसको मैंने एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, तो ये z माइनस आयटा ये वाला कैंसिल आउट हो गया। अब मैं आयटा रखूं तो ये आएगा आपके आयटा प्लस आयटा इक्वल टू 2 आयटा। अब यहाँ पे भी एफ ऑफ आयटा की वैल्यू आएगी, वो एफ ऑफ आयटा जेड जब आयटा रखेंगे तो ये 2 आयटा आएगा, वो 2 आयटा आएगा। सो लिमिट ऑफ z टेंस टू आयटा एफ जेड इक्वल टू एफ जेड नॉट या आयटा, hence एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट z इक्वल टू आयटा। तो ये आपने प्रूव कर दिया।